नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 के बारे में, जिसका नाम है आपके परमाणु और अणु। इस अध्याय में हम चर्चा करने वाले हैं परमाणु की विभिन्न अवधारणाओं के विषय में। मतलब कि बहुत सारे दार्शनिकों ने परमाणु के संदर्भ में जो कथन कहे हैं, हम उन्हें यहाँ समझने वाले हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं परमाणु के परिचय के विषय में, कि परमाणु जो है वो क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, भार क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके अणु क्या होते हैं और आपके आयन क्या होते हैं, कितने प्रकार के आयन हमारे पास हैं। फिर हम समझेंगे और प्रयत्न करेंगे रासायनिक सूत्रों को याद करने का भी और लिखने का भी। तो मजेदार अंदाज में पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास को। आप लोग हो जाइए तैयार, कॉपी पेन ले लीजिए अपने हाथ में और शुरू करते हैं हमारी आज की इस मजेदार क्लास को। हम समझने वाले हैं इस भाग में कि परमाणु जो है उसकी विभिन्न अवधारणाएं विभिन्न दार्शनिकों के हिसाब से क्या क्या है। पर परमाणु से पहले हम बात करेंगे पदार्थ के विषय में, कि ये जो पदार्थ है, मतलब जिसे आप द्रव्य कहते हो, क्या कह सकते हो आप इसे, द्रव्य भी आप इसे कह सकते हो, मैटर आप इसे कहते हो, तो ये क्या होता है। ठीक, तो आपके पास जो पदार्थ है भाई, आपके सब तरफ क्या है, पदार्थ एकत्रित है। अब पदार्थ है, इसका मतलब क्या होगा, उसमें द्रव्यमान भी होगा, उसका आयतन भी होगा, वो स्थान भी घेरता होगा। तो जो वस्तु ये सब कार्य करती होगी वो आपका क्या कहलाएगी, द्रव्य कहलाएगी या पदार्थ कहलाएगी। बात समझ में आई यहाँ तक। यानी पदार्थ क्या हो गया कि भाई जो इसका आयतन विद्यमान है, जिसका द्रव्यमान विद्यमान है और जो स्थान घेरती है, वो आपकी क्या हो जाएगी, मैटर कहलाएगी, द्रव्य वो कहलाएगी। यहाँ द्रव्य लिखा हुआ है, द्रव अलग चीज होती है और द्रव्य अलग चीज होती है। द्रव्य मतलब आपका हो जाता है पदार्थ, और द्रव तो क्या है, पदार्थ की अवस्था है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब समझेंगे हम परमाणु जो है आपका, उसके विभिन्न अवधारणाओं के विषय में, कि जो विभिन्न आपके पास दार्शनिक हैं उन्होंने क्या दिए, इसके संदर्भ में अवधारणाएं दी हैं। अब ये अवधारणाएं किस किस ने दी है, तो ये अवधारणा दी है महर्षि कनाद ने, फिर दी है पकुदा कात्यायान ने, उसके बाद दी है डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिपस ने। ठीक, क्लियर हो गया। 3 वैज्ञानिक या आप कहो कि 3 दार्शनिक हमारे पास हैं, जिन्होंने परमाणु के संदर्भ में क्या दिए, अपनी अपनी फिलॉसफी या अपने कथन दिए हैं या अपने विचार या सुझाव वहां पर प्रस्तुत किए हैं। हम बात करने वाले हैं महर्षि कनाद के विषय में सबसे पहले। तो पहले दिखाते हैं आपको महर्षि कनाद कैसे दिखते थे। तो देखो, महर्षि कनाद जो है, इन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो है, आप क्या करोगे, किसी भी द्रव्य जो है या पदार्थ आपका जो है, इसे क्या करोगे, आप तोड़ने का प्रयत्न करोगे। अब आप इसे तोड़ते जाएंगे और ये छोटे होता जाएगा और छोटे होता जाएगा और छोटे होता जाएगा, पर एक स्थिति ऐसी होगी जब ये विभाजित नहीं होगा। क्या होगा कि ये टूटेगा नहीं, और जिस स्थिति में ये नहीं टूटेगा वहां पर क्या बन जाएगा, ये परमाणु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये परमाणु। मतलब वह सूक्ष्मतम कण जिसे आप आगे और विभाजित नहीं कर सकते, क्या कहलाएगा, वो परमाणु वो कहलाएगा। तो इन्होंने क्या कहा, देखो, द्रव्य मतलब आपका पदार्थ होता है, इस पदार्थ को आपको क्या करना है, विभाजित करना है। ठीक, अब जब आप विभाजित करोगे तो आपको छोटे छोटे कण इस पदार्थ से या द्रव्य से प्राप्त होंगे, लेकिन अंत में क्या होगा कि विभाजन जो है इन कणों का या इस पदार्थ का करना आपके लिए क्या हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। यानी पदार्थ कहेगा कि भाई मैं अब और नहीं टूट सकता हूं। क्लियर हुई बात यहाँ तक। ठीक, उसके बाद क्या होगा कि आपको अविभाज्य कण प्राप्त होगा, जिसे आप क्या कहेंगे, परमाणु यहाँ पर कहेंगे। तो देखो, आपके पास कुछ इस तरीके के कण विद्यमान है।
ठीक, अब ये जो कण है आपने इन्हें विभाजित करना शुरू किया तो ये छोटे होते चले गए, लेकिन अंत में एक ऐसी अवस्था आई जहां पर ये अत्यंत सूक्ष्म हो गए और अब ये और विभाजित नहीं हो सकते। तो ये जो है इन्हें आपने क्या कह दिया, परमाणु इन्हें कह दिया। तो इनका जो आपके पास निष्कर्ष निकल के आया, वो क्या निष्कर्ष निकल के आया कि भाई आपके पास क्या है, सूक्ष्मतम जो कण आएगा जिसे आप जो है विभाजित नहीं कर सकते, ठीक, तो सूक्ष्मतम कण क्या होगा, आपका परमाणु होगा, जो कि कैसा होगा, आपका अविभाज्य होगा, जिसे कि आप और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। अब कहाँ चलते हैं, दूसरे वैज्ञानिक या दार्शनिक की तरफ, जिनका नाम क्या है, पकुधा कात्यायन। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा कि जो कण होते हैं वो संयुक्त रूप से रहते हैं। अब पदार्थ में तो बहुत सारे कण होते हैं, ठीक, अब ये जो कण होते हैं ये द्रव्य को भिन्न भिन्न रूप भी प्रदान करते हैं। मतलब कि क्या होगा कि आप जब कण को तोड़ेंगे तो एक नया कण बनेगा और वो नया द्रव्य को रूप प्रदान करेगा। जैसे कि समझो आपके पास कुछ ये कण है, आपने इसे तोड़ दिया तो ये कुछ इस तरीके के दो कण विद्यमान यहाँ पर हो गए। ठीक, अब ये दोनों कण ने द्रव्य को एक नया रूप या नया आकार यहाँ पे प्रदान कर दिया। बात समझ में आ गई। अब कहाँ चलते हैं, तीसरे वैज्ञानिक या दार्शनिक की तरफ चलते हैं और उन्हें देखते हैं। तो हमारे पास है डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस। तो आप ये देखो, ये डेमोक्रिट्स हैं, ये ल्यूसिपस हैं, अच्छे से देख लीजिए इन्हें। और इन्होंने क्या कहा कि आपके पास जो है कण, आप उसे क्या करेंगे, तोड़ने का प्रयत्न करेंगे, जैसे कि महर्षि कणाद ने कहा था। लेकिन एक स्थिति ऐसी होगी जब आप जो है उस कण को, उस पदार्थ को विभाजित नहीं कर पाएंगे, और जब आप विभाजित नहीं कर पाएंगे तो वो जो आपको उस स्थिति में कण या पदार्थ आपको मिला है, वही आपका क्या होगा, परमाणु। देखो, द्रव्य को आपने विभाजित किया, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा, अर्थात आपका जो परमाणु है वो क्या है, अविभाज्य कण है। कैसा कण है वो, अविभाज्य। इसका मतलब महर्षि कणाद हो गए, या आपके पकुधा कात्यायन हो गए, या फिर डेमोक्रिट्स और ल्यूसिपस हो गए। इन तीनों ने एक ही बात कही, और वो बात क्या थी कि अविभाज्य जो कण है, ठीक, अविभाज्य का मतलब होता है कि जिसे आप आगे नहीं तोड़ सकते। ठीक, अविभाज्य कण हो गया, या फिर हम उसे क्या कहें कि सूक्ष्मतम कण है। कौन सा कण है, सूक्ष्मतम कण है, जिसे आप और विभाजित नहीं कर सकते। आप उसे क्या कह देंगे, परमाणु यहाँ पर कह देंगे, एटम आप उसको यहाँ पर कह देंगे। तीनों वैज्ञानिकों की जो अवधारणाएं थी, तीन अलग अलग समय पर थी और तीन अलग अलग परिस्थितियों में थी, पर जो उनका निष्कर्ष निकल करके आया, वो निष्कर्ष यही कहता है कि अविभाज्य कण आपका क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। अब ये जो परमाणु है ये क्या करेंगे, अब अभिक्रिया करेंगे, क्रिया करेंगे, नए पदार्थों का ये सृजन करेंगे। तो जब ये क्रिया करेंगे तो वो क्रिया कैसी होगी, रासायनिक क्रिया करेंगे ये। ठीक, अब इन्होंने रासायनिक क्रिया करी, तो हमने क्या करा, पढ़ा है इसके विषय में कि जब रासायनिक क्रिया होती है तो रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है तो नया पदार्थ मिलता है, और ये जो नया पदार्थ है इसके नए गुण होते हैं, अपने ही ये अलग गुणों को प्रदर्शित करता है। तो इस आधार पर लवाइजियर और प्राउस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे प्रयोग करे, और उन्होंने क्या दिया, रासायनिक संयोजन के नियम हमको दे दिए। अब रासायनिक संयोजन यानी कि केमिकल कॉम्बिनेशन क्या हुआ कि जब दो पदार्थ हैं ये रासायनिक रूप से आपके पास मिले और एक नए पदार्थ का सृजन किया, तो जो नया पदार्थ है वो पहले के दो पदार्थों से भिन्न होगा, उसमें नए गुण विद्यमान होंगे। ठीक, अब इस आधार पे उन्होंने क्या कहा, आपको दो नियम दे दिए। कितने नियम दिए उन्होंने आपको, दो नियम प्रतिपादित उन्होंने किए। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अब देखो, द्रव्यमान है और संरक्षण भी है, तो द्रव्यमान संरक्षण कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में
अभिक्रिया के पहले भी और अभिक्रिया के पश्चात भी जब अभिक्रिया हो जाती है, ना ही आप पदार्थ के द्रव्यमान का सृजन कर सकते हो और ना ही आप उसका विनाश कर सकते हो। ठीक, अब स्थिर अनुपात के नियम का कथन क्या हो गया कि जब आप पदार्थ बनाओगे या नए पदार्थ का सृजन हो रहा है, तो उस समय जब दो पदार्थ मिल रहे हैं, वो किस अनुपात में मिलेंगे? निश्चित अनुपात में वो मिलेंगे और नए पदार्थ का क्या कर लेंगे? सृजन कर लेंगे। तो एक नियम ये हो गया, एक नियम हमारे पास ये हो गया। अब क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक दोनों नियमों का अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम की और करेंगे एक प्रयोग। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, मास के संरक्षण की हम बात यहाँ कर रहे हैं। तो अब क्या करना है, क्लास में एक एक्टिविटी करनी है जो कि आपकी पाठ्य वस्तु जो है उसमें निहित है। अब क्या कहा उन्होंने कहा निम्न x एवं y रसायनों का एक युगल लेना है। यानी कि आपको क्या करना है, x और y हमने क्या करा, लिस्ट बना रखी है। ये x का ग्रुप है और ये y का ग्रुप है। ठीक, अब आपको क्या कर दिया, आपकी जो क्लास है उसको दो वर्गों में, दो भागों में हमने विभाजित कर दिया। अब एक को x ग्रुप दिया है, एक को y ग्रुप दिया है। ठीक, अब x में से आपको क्या करना है, कोई भी आपको यहां से ले लेना है, कोई भी तत्व जो है वो आपको ले लेना है। y में से भी आपको कोई भी रसायन यहाँ पर ले लेना है। दोनों को क्या करना है, अभिक्रिया करानी है या दोनों को क्या करना है, एक साथ आपको लेकर के कार्य करना है। अब करना क्या है वो हम पढ़ लेते हैं। देखो, x एवं y युगलों की सूची में से किसी एक युगल के रसायन को अलग अलग विलयन में 10 ml जल में आपको तैयार करना है। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, ये सूची विद्यमान है। इसमें से आपको कोई भी रसायन लेना है और उस रसायन को क्या करना है, 10 जो ml जल है उसमें आपको उसको तैयार करना है। उसके बाद उपरोक्त तैयार युगल विलयनों में से Y के विलयन को शंक्वाकार फ्लास्क में ले लो। Y का जो विलयन आपके पास है उसको तो क्या करो, शंक्वाकार फ्लास्क में ले लो, और जो X का विलयन आपको मिलेगा उसे एक परखनली में आपको ले लेना है। ठीक, एक छोटी परखनली में आप क्या करो, उसे ले लो। अभी तक क्या करना है, आपको X ग्रुप दिया था, Y ग्रुप दिया था। ठीक, अब X ग्रुप का एक रसायन ले लो और Y ग्रुप का एक रसायन ले लो। पहले क्या करो, 10 ml जल में उनका विलयन बना लो, X ग्रुप की एक छोटी परखनली में डाल दो और Y ग्रुप को एक शंक्वाकार फ्लास्क में डाल दो। बात समझ में आ गई कि यहां तक क्या करना है। उसके बाद क्या करना है, छोटी परख नली को आप क्या करना है कि फ्लास्क में इस तरीके से लटकाना है कि विलयन जो है वो परस्पर आपका मिश्रित नहीं होना चाहिए। तो हमने डोरी को इस तरीके से बांधो कि ये रही आपकी छोटी परख नली और ये रहा आपका बड़ा वाला शंक्वाकार फ्लास्क, दोनों में आपका विलयन है। अब इसको इस तरीके से बांधो कि ये दोनों मिश्रित नहीं हो, और ऊपर भी क्या लगा दो, कॉर्क आप इसके मुंह पे लगा दो ताकि अगर अभिक्रिया हो तो ये बाहर नहीं आए। ठीक, अभी तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, अभी तो ये मिश्रित नहीं करना है, क्योंकि क्लियर हो गई बात। अब देखो आगे क्या करना है, अंतर वस्तु युक्त फ्लास्क को सावधानी पूर्वक तोल लीजिए। मतलब इस स्थिति में आपको क्या करना है, इसे तोल लेना है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई देखो, जो आपके पास शंक्वाकार फ्लास्क दिया है, इस फ्लास्क में टेस्ट ट्यूब है, फ्लास्क में आपके पास अलग विलयन है और टेस्ट ट्यूब मानी परखनली में आपके पास क्या है, अलग विलयन है। और आपको क्या करना है, इसको इसी स्थिति में मिश्रित नहीं करना, इसी स्थिति में इसको आपको तोल लेना है। इसका जो वजन है आपको पता करना है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद आपको क्या करना है, अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमा दो कि X जो है वो Y में मिश्रित हो जाए बढ़िया तरीके से। अभी तो मिश्रित नहीं किया, अब आपको क्या करना है, इसे अच्छे से मिश्रित कर देना है। अब इस फ्लास्क को क्या करना है, पुनः तोल लेना है। पहले हमने मिश्रित नहीं किया था तब तोला था, अब हमने मिश्रित कर दिया बढ़िया तरीके से, अब क्या करना है, अब उसे तोल लेना है। शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई, क्या आप सोचते हैं कि वहां पर कोई अभिक्रिया हुई होगी? ठीक, या अभिक्रिया से आपको कुछ पता चला हो, वहां पर आपने कोई परिवर्तन देखा हो? ठीक, आगे देखो और क्या पता चलेगा कि फ्लास्क के मुख पर आपने कॉर्क क्यों लगाया है और फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतर वस्तु में
क्या कोई परिवर्तन हुआ? यानी कि पहली चीज आपके पास क्या थी कि हमने एक्स और वाई ग्रुप, ठीक, दो ग्रुप बनाए। अब एक्स ग्रुप के पास एक लिस्ट थी और वाई ग्रुप के पास रसायनों की एक लिस्ट थी। उसमें से हमने एक एक रसायन लिया, 10 ml जल में उसका विलयन बना लिया। अब जो वाई ग्रुप था उसका जो रसायन आपने लिया था, जो विलयन आपने बनाया, उसे शंक्वाकार फ्लास्क में डाला। और जो आपने एक्स ग्रुप लिया, उसका जो रसायन लिया और जो विलयन बनाया, उसको आपने परख नली में डाल दिया। अब पहले क्या करा, इसको इस तरीके से बांधा कि ये जो दोनों विलयन है ये मिश्रित नहीं होने चाहिए, ठीक, और इसका वजन कर लिया। अब थोड़ी देर बाद आपने क्या करा कि इसको इस तरीके से घुमाया कि ये जो एक्स आपके पास था ये वाई में बढ़िया से मिक्स्ड हो जाए, और उसके बाद आपने इसका वजन ले लिया। अब हमको पता क्या करना है, हमको ये पता करना है कि क्या वजन में अंतर हुआ पहले वाली स्थिति में और बाद वाली स्थिति में। दूसरा, हमको पता करना है कि हमने ये कॉर्क ऊपर क्यों लगाया था। तीसरा, हमें पता करना है कि ये जो आपने विलयन बनाए हैं और जब आपने इन्हें मिश्रित किया तो क्या वहां पर कोई अभिक्रिया हुई, कोई रासायनिक परिवर्तन आपने देखा हो, फ्लास्क में कुछ दिखा हो आपको, ठीक। तो चलिए कहाँ चलते हैं, प्रेक्षण की तरफ हम चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि क्या हुआ। तो हमने एक विलयन एक्स ग्रुप का ले लिया था, एक विलयन वाई ग्रुप का ले लिया, और कुछ इस तरीके से उसको जब हमने काम में लिया और बांध दिया था, ठीक। कहाँ बांधा था, देखो आपको दिखा देते हैं हम। इस तरीके से हमने इसे बांध दिया था और इस स्थिति में क्या करा, हमने इसका वजन कर लिया। तो यहाँ पर ये वजन आपको दिख रहा है, ठीक। अब क्या करा कि हमने जो पदार्थ थे उनको मिला लिया आपस में और उसके बाद यहाँ पर वजन किया। तो आप देखोगे कि अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के बराबर है। यहाँ द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ किसी भी स्थिति में। क्लियर हो गई बात? यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के कैसा हो गया, बराबर। दूसरी चीज उन्होंने पूछी, क्या कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई? जी बिल्कुल रासायनिक अभिक्रिया हुई। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट था, वहां हमें सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ है जिसका श्वेत अवक्षेप हमको मिला है, यानी कि आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर मिला है। तो बिल्कुल अभिक्रिया यहाँ पर संभव हुई है, यहाँ कोई दिक्कत की बात आपके पास नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? इसका मतलब इस पूरे प्रयोग से मुझे यह पता चला कि अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के बाद दोनों स्थितियों में द्रव्यमान मेरा कैसा है, समान है। इसका मतलब ये जो नियम है कि आप अभिक्रिया में द्रव्यमान को परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब ना ही उसका सृजन कर सकते हो और ना ही विनाश कर सकते हो। मतलब आपके पास तो ताकत ही नहीं है कि आप द्रव्यमान का सृजन कर पाओ और विनाश। आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो और याद कर सकते हो, जो कि आपने कर लिया है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे चलते हैं और अब बात करेंगे स्थिर अनुपात के नियम के विषय में कि ये जो स्थिर अनुपात है ये क्या है। तो अभी तक हमने क्या बात करी, द्रव्यमान संरक्षण के विषय में, कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कह रहा था, ठीक। अब हम समझ रहे हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो दो वैज्ञानिक आए हमारे पास, लवाइजिए और प्राउस्ट, और उसने क्या कहा हमको कि जब भी पदार्थ आपका क्रिया करेगा या जब भी पदार्थ आपका बन रहा है तो दो या दो से अधिक पदार्थों से ही तो बनेगा। तो जो आप पदार्थ ले रहे हैं वो एक निश्चित अनुपात में आप लेंगे। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, लवाइजिए और अन्य जो वैज्ञानिक है उनमें एक प्राउस्ट थे हमारे पास, उन्होंने कहा कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। आपने कोई यौगिक बनाया और हमने अभी इसके पिछले भाग में पढ़ा था कि यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं, पर वो पदार्थ क्या करेंगे, निश्चित अनुपात में आपको मिलेंगे और उन पदार्थों से एक नया पदार्थ बनेगा जो कि नए गुणों की व्याख्या करेगा, मतलब नए गुणों के विषय में बताएगा। उसका पुराने गुण से कोई कनेक्शन नहीं होगा। और आपको याद है हमने आयरन और सल्फर का मिश्रण बनाया था, और आयरन और सल्फर के मिश्रण को जब आपने गर्म किया था तो वो एक यौगिक बन गया था। कौन सा? सल्फाइड, जिसके अपने एक अलग गुण थे। तो निश्चित अनुपात में हमने लिया था, ठीक। हमने सल्फर 3 ग्राम लिया था और आपने आयरन जो है वो 50 ग्राम लिया था। याद आ गया? बिल्कुल, वेरी गुड। तो कोई भी यौगिक जो है वो दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, सही बात है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का जो अनुपात है वो स्थिर होगा, या हम कहें नियत होगा, या फिर निश्चित होगा। तो अगर मुझे
इन दो लाइनों को एक लाइन में करना हो या कहना हो तो क्या कहूं कि जब आप कोई भी यौगिक का निर्माण कर रहे होंगे तो दो या दो से अधिक पदार्थ लेंगे, पर इन पदार्थों का जो अनुपात है वो आप नियत रखेंगे, निश्चित रखेंगे, तब आपका एक नया पदार्थ मिलेगा आपको। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। आगे उन्होंने क्या कहा कि प्राउस्ट जो थे उन्होंने कथन दिया, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होता है। कथन दोनों ने सेम ही दिए, मतलब का जो कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है, वो निष्कर्ष यही निकलता है कि आप जो पदार्थ यहाँ लेंगे, इस पदार्थ का जो अनुपात होगा आपके पास, ये अनुपात क्या होगा आपका, निश्चित होना चाहिए, नियत होना चाहिए, कांस्टेंट होना ये चाहिए। ठीक, क्लियर हो गई बात, यहाँ पर कोई दिक्कत है, समझ में आ गया? तो दोनों नियम आपको समझ में आ गए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी और स्थिर अनुपात का नियम भी। अब क्या करते हैं, अब देख लेते हैं उदाहरण। तो उदाहरण से समझते हैं, देखो यौगिक जल, अब जल का सूत्र हो गया है H2O, क्या हो गया है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात है सदैव कितना रहेगा, 1:8 ये रहेगा, 1:8 याद रह जाएगा, कितना रहेगा ये, 1:8 ये रहेगा यहाँ पर। क्लियर हो गई बात। अमोनिया के विषय में अगर बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है सदैव कैसा रहेगा, 14:3 ये यहाँ पर विद्यमान होगा। कितना विद्यमान होगा, 14:3। क्लियर हो गया। तो निश्चित अनुपात में मिली ना चीज, ठीक, बात समझ में आ गई यहाँ तक। और अभिक्रिया के पहले और बाद में भी द्रव्यमान में कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं और अब समझते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को, जो कि कैसा है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में जरूर पूछ लिया जाता है कि डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है इसके निम्न जो अभिग्रहित है उसे अपनी कॉपी में आपको लिखना है। कभी 2 नंबर का आ जाता है, कभी 4 नंबर का आ जाता है, लेकिन आता जरूर है ये प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डाल्टन को देख लीजिए, बिल्कुल गंभीर मुद्रा में है यहाँ पर ये। ठीक, डाल्टन जो है उन्होंने परमाणु के संदर्भ में पहले कथन कहा और फिर अपने अभिग्रहित दिए। तो जो कथन है वो कहा कि सभी द्रव्य आप समझते हैं पदार्थ के विषय में यहाँ पर बात हो रही है। अब वो पदार्थ आपका तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, तो हमने तत्व भी पढ़ लिया, हमने यौगिक भी पढ़ लिया और हमने मिश्रण भी पढ़ लिया। तो क्या होता है भाई तत्व, ठीक। अब जो तत्व है उसमें क्या होता है, एक ही तरीके के पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं, एक ही तरीके के पदार्थ होते हैं, मतलब कि आपका Au हो गया, Ag हो गया, कॉपर हो गया, ठीक, सोना चांदी तांबा, ठीक। लेकिन आपका यौगिक जो होता है, और यौगिक के विषय में हम बढ़िया चर्चा कर चुके कि ये क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बना होता है। ठीक, कितने पदार्थ मिलेंगे, 2 या 2 से अधिक पदार्थ यहाँ मिलेंगे, जिनमें क्या होगा, रासायनिक संयोजन यहाँ होगा। क्या होगा, रासायनिक संयोजन होगा, जिससे कि एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, जिसके गुण कैसे होंगे, अलग होंगे, किससे, पुराने पदार्थ से अलग होंगे। किससे अलग होंगे, पुराने पदार्थ से। और इस नए पदार्थ को आप क्या कहोगे, यौगिक कहोगे। क्या कहोगे, यौगिक कहोगे। मिश्रण जो होता है वो क्या होता है कि आपने क्या करा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपने यहाँ ले लिए, ठीक। इन पदार्थों को आपने मिला दिया, ठीक, और इन पदार्थों को मिलाने पर जो पदार्थ आपको प्राप्त होता है वो क्या होता है, मिश्रण। कोई नया पदार्थ यहाँ पर नहीं बनता है। तो क्लियर हो गई बात, ठीक, समझ में आ गया तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होता है। अब कह रहे हैं द्रव्य में चाहे कोई भी हो, तत्व दिया हो, यौगिक दिया हो या मिश्रण दिया हो, ठीक, ये कैसे होते हैं, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें आप क्या कहते हैं, परमाणु। तो आपको याद है कि जो दार्शनिक थे, कनाद थे, ठीक, पकुदा थे या ल्यूसिपस डेमोक्रिटस थे, इन्होंने आपको क्या कहा था कि परमाणु जो है अविभाज्य कण है, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, जिसे विभाजित नहीं कर सकते। तो डाल्टन ने भी क्या कहा कि कोई भी आपके पास पदार्थ हो, कोई भी द्रव्य हो, ठीक,
ये क्या हो गए, सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिन्हें आप क्या कहेंगे, परमाणु यानी कि एटम कहेंगे। अब क्लियर होना चाहिए, कोई नींद में भी पूछे आपसे कि परमाणु क्या होता है तो फटाफट से बता दो, भाई अविभाज्य कण है, आगे नहीं तोड़ सकते हो, सूक्ष्मतम इकाई है पदार्थ की। क्लियर हो गई बात यहां तक, ठीक। अब कहां चलते हैं, अब चलते हैं डाल्टन के सिद्धांत जो था उसके अभिग्रहित पर, मतलब कि जो पोस्टुलेट्स डाल्टन ने अपने को दिए परमाणु के संदर्भ में। क्या कहा उन्होंने कि सभी जो द्रव्य हैं परमाणुओं से निर्मित होते हैं, तो सीधी सीधी बात है कि पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई ही परमाणु है, तो जो भी द्रव्य होंगे वो परमाणु से ही तो बने हुए होंगे, ठीक। अब आगे कह रहे हैं ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगर रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा तो नए पदार्थ का सृजन नहीं होगा ना भाई, तो आपको नया पदार्थ नहीं मिलेगा, नए गुण नहीं पता चलेंगे। इसका मतलब ये तो बहुत आवश्यक चीज है। तो पहला जो कथन है क्लियर हो गया यहाँ पर कि आपके पास क्या है कि जो द्रव्य है परमाणु से निर्मित होते हैं और ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। अपने को पता है पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है, क्लियर हो गई बात। रासायनिक अभिक्रिया में न तो क्या करते हैं, इनको सृजित कर सकते हैं, ना ही उनका विनाश हम कर सकते हैं। तो ये अपने को पता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से हम किसी भी पदार्थ का जो द्रव्यमान है उसे अभिक्रिया के पहले और बाद में वो नियत रहता है, क्योंकि हम में तो शक्ति ही नहीं है कि हम क्या करें, उसको बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक। बात समझ में आ गई। अगला, दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं। मतलब आपके पास क्या है, अगर मैंने सोना दे दिया तो सोने के रासायनिक गुण और उसके जो तत्वों का रासायनिक सूत्र है या संगठन है या संरचना है कैसी होगी, समान होगी। क्लियर हो गई बात। अगला देखो, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। भाई अगर आपको एक ही तत्व दिया है तो उसके तो समान होंगे, पर अगर आपको अलग अलग दिए हैं, यौगिक दिया है, मिश्रण दिया है, तो उनके गुणधर्म कैसे होंगे, भिन्न भिन्न यहाँ होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक को निर्मित करते हैं। और हम ये पढ़ चुके कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो आपका क्या होगा, नया पदार्थ अगर बनता है तो वहां पर क्या होता है, यौगिक होता है। बात समझ में आ गई, डाल्टन के सिद्धांत समझ में आ गया और अभिग्रहित भी यहां पर समझ में हमको आ गए। क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत है यहां तक। तो इस वीडियो से हमने क्या सीख लिया, इस वीडियो से हमने क्या करा, परमाणु की जितनी भी अवधारणाएं थी उन सबको बढ़िया तरीके से सीख लिया, समझ लिया, पढ़ लिया, और हमने डाल्टन का सिद्धांत भी यहां पर पढ़ लिया, उसके अभिग्रहितों को भी समझ लिया। अब करना क्या है, कॉपी पेन को आपको एक जगह रखना है, अपने दिमाग को केंद्रित करना है, कहीं इधर उधर नहीं देखना अगले 5 मिनट तक, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे वीडियो को 5 मिनट से भी कम में दोहराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोहरान को। सबसे पहले परमाणु की अवधारणा के विषय में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास कितनी अवधारणाएं हैं, 3 अवधारणाएं विद्यमान हैं, ठीक। अब पहली थी किसकी, महर्षि कनाद की, दूसरी किसकी आई थी, पकुदा की, और तीसरी थी डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस की। तो जो आपके पास पहली अवधारणा थी किसकी थी, महर्षि कनाद की, और महर्षि कनाद ने आपको क्या कहा था कि आप जो है परमाणु जो है यानी आपके पास जो द्रव्य है आप उसे क्या करेंगे, विभाजित करना प्रारंभ करेंगे, और अंत में क्या होगा, विभाजन जो है असंभव होगा, और जो पदार्थ आपको मिलेगा वो क्या कहलाएगा, परमाणु आपका कहलाएगा। पकुदा ने आपको क्या कहा कि आपका जो पदार्थ है वो विभिन्न कणों का क्या है, संयोजन से बना है, और द्रव्य को एक नया रूप यानी भिन्न भिन्न रूप वो प्रदान करता है। उसके बाद आपके पास आए डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, और उन्होंने क्या कहा कि आप क्या करेंगे, आपके पास पदार्थ है, ठीक, इस पदार्थ को आप विभाजित करेंगे, और अंत में एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप पदार्थ को विभाजित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो असंभव होगा। तो जो पदार्थ आपको उस स्थिति में प्राप्त होगा वो आपका क्या कहलाएगा, परमाणु वो कहलाएगा। तो हम रिजल्ट पर आ जाते हैं कि परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी है, जिसे आप विभाजित नहीं कर सकते।
फिर आ गए हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम, जो कि हमारे पास किसने दिए, हमें लवाइजिए और प्राउस्ट ने दिए थे रासायनिक संयोजन के नियम के द्वारा। और उन्होंने क्या कहा कि भाई जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसमें आप क्या करेंगे, कभी अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के पहले और बाद का जो द्रव्यमान है वो समान रहता है। मतलब आप में ताकत नहीं है कि आप द्रव्यमान का सृजन करें या विनाश करें। ठीक, फिर हमने बात करी स्थिर अनुपात के विषय में, तो ये कहते हैं कि यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से आपको मिलता है। तो जब यौगिक मिल रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपको मिल रहे हैं और संयोजन हो रहा है, तो ये जो पदार्थ का संयोजन है ये नियत अनुपात में होगा, निश्चित अनुपात में यहाँ पर हमारे पास होगा। ठीक, और आपको उदाहरण याद आ जाना चाहिए यौगिक के संदर्भ में, कौन सा उदाहरण, आयरन सल्फाइड वाला उदाहरण, जिसकी मात्रा हमने फिक्स कर दी थी। फिर आ गए आपके डाल्टन का सिद्धांत। तो डाल्टन ने कहा आप चाहे तत्व ले लो, मिश्रण ले लो, यौगिक ले लो, ये सब किससे मिलकर के बने हैं, सूक्ष्मतम कण से मिलकर के बने हैं। और सूक्ष्मतम कण का नाम क्या दे दिया उन्होंने, परमाणु दे दिया। तो भाई पूरा का पूरा जो रिजल्ट आया है वो कहता है कि परमाणु जो है पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है जिसे आप विभाजित नहीं कर सकते। याद हो गया ना। ठीक, डाल्टन ने अभिग्रहित भी हमको दिए और उनके अभिग्रहित में ये कहा गया कि परमाणु सूक्ष्मतम इकाई है। ठीक, जितने भी पदार्थ है परमाणु से मिलकर बने हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग भी लेते हैं। एक ही तत्व के परमाणु का रासायनिक गुणधर्म, उनकी संरचना समान होगी और भिन्न भिन्न जो पदार्थ हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के रासायनिक गुणधर्म भी कैसे होंगे, भिन्न भिन्न हमें प्राप्त होंगे, भिन्न भिन्न उनकी संरचना हमको यहाँ पर प्राप्त होगी। ठीक, अभिक्रिया में आप जो है परमाणु का ना तो सृजन कर सकते हैं, मतलब उसके द्रव्यमान का, ना ही उसके द्रव्यमान का विनाश कर सकते हैं। और जब आप अभिक्रिया कराएंगे, पदार्थों का संयोजन कराएंगे, तो आप जो अनुपात लेंगे वो निश्चित अनुपात लिया जाएगा। तो क्लियर हो गया, दोहरान भी हो गया, याद भी हो गया। अब चलते हैं कहाँ, टेस्ट की तरफ, और देखते हैं कि आपको कितना याद यहाँ पर हुआ है। तो कॉपी उठा लो और पेन भी उठा लो। ठीक, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है, रासायनिक संयोजन के नियमों को स्थापित किया था किसने, ल्यूसिपस ने किया था, डेमोक्रिटस ने किया था, महर्षि कर्नाड ने किया था, एल लवाइजिए ने किया था। देखो ऊपर के जो तीन हैं, इन्होंने परमाणु की अवधारणा में अपने विचारों को प्रस्तुत किया, कथनों को प्रस्तुत किया, सुझाव दिए, लेकिन रासायनिक संयोजन का नियम नहीं दिया था। तो विकल्प आपका कौन सा सत्य है, द विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो खाली स्थान किया जा सकता है, न ही खाली स्थान होता है। अब वीडियो को यहाँ पॉज कर दो और फटाफट से ये जो खाली स्थान है इन्हें आप जल्दी से भर दो। अच्छे से प्रश्न को पढ़ लो कि क्या कह रहे हैं, कि जब भी आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि ना ही हम द्रव्यमान का सृजन कर सकते हैं और ना ही विनाश कर सकते हैं, क्योंकि वो वाली पावर हमारे पास नहीं है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं कि नहीं, किसका कथन है ये, प्राउस्ट का ये कथन है। क्लियर हो गई बात, जिन्होंने स्थिर अनुपात के विषय में समझाया था। तो ये कथन सत्य है या असत्य है, तो ये कथन आपका क्या है, सत्य। अब आपको करना क्या है कि आपको डाल्टन का सिद्धांत याद करना है, हमने जितने नियम पढ़े हैं, अवधारणाएं पढ़ी हैं, वो याद करनी है, बिना देखे अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करना है। हम आपसे मिलेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।